आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का पेपर देखने वाले हैं, टर्म 2 होने वाला है। उसके लिए आपके जो इम्पोर्टेंट पेपर्स है वो हम ला रहे हैं, जिसमें आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का करेंगे। और इससे पहले जो है हमने इंग्लिश का करवा दिया है। जिस बच्चे का इंग्लिश का पेपर हो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश का आपको मिल जाएगा, इससे पिछली वीडियो जो हमने इंग्लिश की डाली तो आप जाकर देख सकते हो। इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे हमने जो पेपर बनाया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आज की इस वीडियो में। पूरा देखिए वीडियो को, ठीक है। इकोनॉमिक्स के पेपर पे आते तो यहाँ पे आपका जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा। 40 नंबर जो है मैक्सिमम जो मार्क्स है वो पेपर का वो है 40 नंबर का ये आपका पेपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए। और आगे आते सामान्य निर्देश पे। तो देखिए मेरे पास जो है इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट नहीं था, ना मैंने कभी पढ़ा इको का, ठीक है। तो मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैंपल पेपर जो भी आपका बनाया गया है ये पेपर वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा ना पाऊँ क्योंकि मैंने ये सभी कभी सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है। तो मैं आपको जो है जो इम्पोर्टेंट चीजें है वो मैं आपको दिखा देता हूँ इस पेपर में। एक इसका जो सामान्य निर्देश है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है ये जो प्रश्न पत्र है ये एक विषय परक सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र है, जिसमें टोटल जो है 13 क्वेश्चन होंगे। प्रश्नों के अंक जो है प्रत्येक प्रश्न के सामने दे दिए गए। इस प्रश्न पत्र में 2-2 अंकों के 5 प्रश्न है, 3-3 अंकों के भी 5 प्रश्न है और 5-5 अंकों वाले 3 क्वेश्चन है। यानी टोटल आपके 13 क्वेश्चन, 5 आपके इसके हो गए, 5 इसके हो गए, 10 हो गए और 3 आपके जो है 5-5 नंबर वाले हो गए। 13 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। आगे भी है कि प्रश्न इस प्रश्न पत्र में जो केस आधारित यानी स्रोत आधारित प्रश्न है। 2 अंक के प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से प्रत्येक का आंसर जो आपको 30 से 50 शब्दों में देना है। 3 अंकों के 50 से 80 शब्दों में देना और 5 अंकों वाले जो है 80 से 120 शब्दों में आंसर देना है। मेनली आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, वहीं पे जर्नल इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में भी वही होंगे। यहाँ पे जो है आपका इंग्लिश में दिया गया, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो पूरा पेपर लिया है वो हिंदी में सॉल्यूशन किया है, इंग्लिश में क्वेश्चंस दे दिए हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले क्वेश्चंस पे आते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन से आपका सूचकांक की कोई 2 उपयोगिता आपको पूछी गई है। स्टेट एनी 2 यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया, तो इसके हम आंसर्स की बात करें तो यहाँ पे ये आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका आंसर है। सबसे पहला पॉइंट है नीतियों के निर्माण में ये बहुत सहायक होता है। मुद्रास्फीति को मापना, जीवन स्तर में परिवर्तन को मापना और कर्मचारियों का वेतन तय करना और बढ़ाना। ये जो है इसकी 2 उपयोगिताएं पूछी गई थी, मैंने आपको 4 बता दी है, तो इनमें से आप 2 लिख सकते हैं। इसी के अथवे में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। और है आपका सूचकांक की कोई 2 विशेषताएं। तो सूचकांक जो है मात्रात्मक रूप से व्यक्त है, यानी इसको मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष परिवर्तनों को माप सकते हैं इससे और वे औसत है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, 2 पॉइंट पूछे गए थे। अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, मानक विचलन को परिभाषित कीजिए तथा इसका सूत्र लिखना है। तो मानक विचलन के वर्गों के माध्यम का वर्गमूल है, माध्य से मूल्य का सूत्र है। इसका सूत्र कुछ इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है दे दिया है, दिखा दिया यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका सूत्र ये है। आगे आते हैं इसी के और में आएंगे, अथवे में आएंगे। तो इस आपका जो पहला क्वेश्चन उसमें भी अथवा मिला आपको, दूसरा क्वेश्चन में भी जो है आपको अथवा मिलेगा। तो यहाँ पे बोला गया मानक विचलन के 2 गुण तथा 2 दोष बताने आपको, ठीक है। मानक विचलन के 2 गुण और 2 दोष। तो यहाँ पे गुण जो है यहाँ पे दे दिया गया है। तो गुण क्या है, सबसे पहला सभी मूल्यों के आधार पर कड़ाई से परिभाषित और नमूने के उतार चढ़ाव से सबसे कम प्रभावित। तो यहाँ पे 2 पॉइंट पूछे गए थे, आप कोई 2 पॉइंट जो है इसमें से लिख सकते हो। 3 भी लिखोगे लेकिन जब आपको तीनों बहुत अच्छे तरीके से आती हो, ठीक है। तो यहाँ पे गुण के आपके 2 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए। आगे आते हैं दोष पे। तो दोष में गणना करना मुश्किल होता है, ठीक है। इसमें चरम बिंदु, चरम मूल्यों से प्रभावित और तुलना के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता दोष को। तो यहाँ पे ये चीजें जो है मैंने आपको बता दी है, मानक विचलन के 2 गुण और 2 दोष क्या थे, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, धनात्मक और ऋणात्मक सह संबंध के 2 उदाहरण देने आपको। तो धनात्मक और ऋणात्मक सह संबंध के आपके 2 एग्जांपल्स देने आपको। तो सबसे पहले धनात्मक देखें हम, तो मूल्य और आपूर्ति और आय और व्यय, ये धनात्मक। और ऋणात्मक में आ जाएगा मूल्य और मांग और ऊनी का तापमान और बिक्री, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है आपका एक्सप्लेनेशन है, जैसा आपका पेपर में दिया गया था सैंपल पेपर में वही है।
आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। औसत स्थिर लागत को परिभाषित कीजिए। एएफसी वक्र के आकार की व्याख्या कीजिए। तो औसत निश्चित लागत क्या होता है? औसत प्रति इकाई उत्पादन में निश्चित लागत यहाँ पे बता रखा है आंसर्स में, ठीक है। यहाँ पे मैं आंसर आपके जो है इंग्लिश के बाद ही है, जैसे क्वेश्चन हिंदी में हो गया फिर इंग्लिश में हो गया, उसके बाद ही आंसर्स लिखे हुए। तो औसत निश्चित लागत प्रति इकाई उत्पादन में निश्चित लागत एएफसी बराबर टीएफसी ऑब्लिक क्यू, यानी जो है इसका भाग में क्यू है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था, जैसे टीएफसी हो गया आपका, ये हो गया, इसके बट्टे में लिखा हुआ था क्यू, तो यहाँ तो ऐसे टाइप हो रहा था, ठीक है, तो मैंने ऐसे आपको लिख के बता दिया। एएफसी वक्र एक आयताकार अति परलवय है, चूंकि टीएफसी स्थिर रहता है, एएफसी आउटपुट में वृद्धि के साथ गिरता रहता है, लेकिन कभी भी शून्य तक नहीं पहुंचता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाएगा चौथा। चौथे में भी आपको जो है अथवा देखने को मिलेगा, तो अथवा में देख लेते क्या है। औसत संप्राप्ति वक्र का अन्य दूसरा नाम क्या है और क्यों है? तो देखिए, औसत राजस्व वक्र का दूसरा नाम है मूल्य रेखा। और क्यों है ऐसा? इसलिए है क्योंकि ए आर बता रखा है, यहाँ पे आपका दे रखा है ए आर बराबर टी आर ऑब्लिक क्यू बराबर पी एक्स क्यू, ठीक है, बटे में जो यहाँ पे ये इंटू है, ठीक है, इंटू क्यू, फिर ऑब्लिक दे रखा है क्यू बराबर पी। ये आपका जो है देख लेना है आपको, ये इस रीजंस क्या है इसके अलग नाम पढ़ने के। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पांचवा है आपका। क्वेश्चन पांचवा कहा गया है कुल उत्पाद तब बढ़ता है जब सीमांत उत्पाद बढ़ता है। क्या आप सहमत है? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए कारण दीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कथन गलत है, क्योंकि एमपी टीपी में परिवर्तन की दर है, इसलिए एमपी गिरने पर भी टीपी बढ़ता रहता है, लेकिन सकारात्मक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से आपको लिखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका उपभोक्ता कीमत सूचकांक और थोक कीमत सूचकांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे उपभोक्ता जो कीमत सूचकांक, पहले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हम देख लेते हैं, ठीक है। मूल्य कीमत आप जो भी कह सकते हैं, यहाँ पे मैं कीमत भी लिख देता हूँ, कीमत सूचकांक। यहाँ पे इसका देखें तो यहाँ पे देखेंगे आप खुदरा कीमतों के आधार पर होता है, ठीक है। सेवाएं भी शामिल होती है, जीवन यापन की लागत को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और दूसरा जो है आपका वो है थोक मूल्य सूचकांक या थोक कीमत सूचकांक। थोक कीमतों पर आधारित होता है ये, सेवाएं जो है इसमें शामिल नहीं होती है, और मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका 6 हो गया। आगे आते हैं इसी 6 वाले क्वेश्चन में आपको जो है और अथवा देखने को मिलेगा, तो हम इसके अथवे को देखते हैं। सब आगे क्वेश्चन से आपका सूचकांकों के निर्माण में निम्नलिखित समस्याओं की व्याख्या करनी है। तो सूचकांकों के निर्माण में कौन कौन सी समस्या होती है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। आधार वर्ष का चयन और मंदों का चयन। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन हमने नीचे का रखा है, यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। सबसे पहला जो है आधार वर्षों का चयन। तो आधार वर्ष एक सामान्य वर्ष होना चाहिए जो मुक्त हो किससे? युद्ध, भूकंप, बाढ़, आग, अकाल, महामारी, ऐसी जो भी समस्या है उससे, ठीक है। और बी कहा गया है मंदों का चयन, चयनित आइटम प्रतिनिधि होना चाहिए और एक होना चाहिए, खपत पैटर्न का महत्वपूर्ण हिस्सा। तो यहाँ पे जो है बी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। यहाँ पे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है। 7वां पूछा गया है निम्नलिखित आंकड़ों से मानक विचलन की गणना करनी है। तो ये आपके आंकड़े दे रखे विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक, ठीक है, ये प्राप्त किए गए। वही मैंने इंग्लिश मीडियम में भी ये डाल दिया है यहाँ पे क्वेश्चन। अब इसके आंसर्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है इसका आंसर है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ आ रहा होगा कि आंसर्स कैसे आएगा, कैसे फॉर्मूले यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में देखेंगे आप तो यहाँ पे आपका जो है आंसर आ जाता है। तो इसे आप देख लेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे किस तरह से होता है। इन क्वेश्चनों को अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है तो आपने जरूर किया होगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है आपका ये 8वां है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया ऊपर दी गई तालिका से उत्पादन फलन के लिए जो है सीमांत उत्पाद जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भी ये भी आपका जो है डायग्राम दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको जो है आरेख दे रखा है, ये तालिका दी रखी है, इसे आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड 8वां और 9वां क्वेश्चन बोला है करने के लिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 और 9। तो 8वां बोला गया है कि उत्पादन के लिए सीमांत उत्पाद ज्ञात करना है 8वें में। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है आपका आंसर दे रखा है, यहाँ से आपका जो है आंसर कुछ इस तरह से दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ आपका 8वां जो है कुछ इस तरह से आपको जो है आरेख बना देना है, किस तरह से बनता है आपने किया होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है।
और यहाँ पे नोवा क्वेश्चन है, नोवा भी जो है उसी मैप से आपका जो भी दिया गया था डायग्राम आरेख उसी से था। तो उपरोक्त आंकड़ों से परिवर्तनशील अनुपात के नियम की 3 अवस्था की पहचान करनी है। तो यहाँ पे 3 अवस्थाएं, सबसे पहला चरण 1 है, श्रम की इकाइयां 1 से 3 एमपी 10 14 और 16। ठीक है, चरण दूसरा है तो यहाँ पे 4 से 8 एमपी जो है 10 8 6 4 0। और यहाँ पे तीसरा जो है आपका वो है यहाँ पे जो है ठीक है, तीसरा जो चरण है वो है श्रम की इकाइयां 8 से 9, यहाँ एमपी जो है 0 और -8 है। ठीक है, तो यहाँ कुछ इस तरह से जो है इसका आंसर होगा। तो यहाँ आंसर करके देखना आप कैसे आता है आंसर। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां। एक फर्म का पूर्ति वक्र समीकरण दिया हुआ है, QS बराबर 50 + 15P दिया गया है। 2 रुपए प्रति इकाई कीमत पर पूर्ति की कीमत ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, कीमत ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस इंग्लिश में दे रखा है, आंसर्स यहाँ पे इस तरह से दे रखा है। अब देखिए ये सब हिंदी में तो दिया नहीं जाएगा, ये सब तो इंग्लिश ही में रहेगा। तो यहाँ पे QS बराबर जो है 50 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे और इसका आंसर जो है यहाँ लास्ट में दे रखा है। तो इसे सॉल्व करके आप देखना आता है कि नहीं आता है, और इसको जरूर करके जाना है, सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11वां। निम्नलिखित आंकड़ों से प्रकीर्ण आरेख बनाइए और परिणाम पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, इसी के अथवे में दिया गया निम्नलिखित आंकड़ों से कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की गणना करनी है आपको। तो यहाँ पे दोनों के आंसर्स आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चंस का आंसर ऊपर वाले का हो गया और इसी के नीचे जो है आपको अथवे का आंसर मिलेगा। ये तो आपका हो गया ऊपर, ठीक है, और ये जो है अथवे में ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे और लिख दिया है मैंने समझने के लिए, इसका और का आंसर है और ये थोड़ा आंसर बहुत बड़ा है यहाँ तक। ठीक है, इसे आप देख लेंगे कुछ इस तरह से जो है लास्ट में आंसर आ जाता है और इसे सोल्व करके आप देख लेंगे किस तरह से आंसर आया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11वां हो गया। 11वें का अथवा भी देख लिया हमने और 11वां पहला भी देख लिया। ठीक है, अब 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। 12वां क्वेश्चन है आपका, 12वां क्वेश्चन जो है कुछ स्रोत जैसा क्वेश्चन है। खेतों पर हमला करने वाले टिड्डियों से किसानों को बड़े पैमाने पर फसलों का नुकसान हुआ है। इससे बाजार में खाद्यान्न की कीमत के कारण खाद्यान्न की कमी के कारण उनकी कीमतों में वृद्धि हुई है। सरकार अपने बफर स्टॉक को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ता को दे रही है। क्वेश्चन पूछा गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य का अन्य या दूसरा नाम आपको बताना है और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव बताने, और दूसरा जो है खाद्यान्नों के अभाव से बाजार कीमतों में वृद्धि कैसे होती है व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहले क्वेश्चंस का आंसर है यहाँ पे अ का। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को जो है मूल्य सीमा के रूप में भी जाना जाता है और इसके प्रभाव क्या है, तो किसानों को आय स्थिरता और सरकार पर वित्तीय बोझ, इसके गलत जो है हमारे ऊपर देखे जाते हैं प्रभाव। ठीक है, अब इसी के अथवे में पूछा गया था कि खाद्यान्नों के अभाव से बाजार कीमतों में वृद्धि कैसे होती है। तो देखिए कोई भी चीज है उसकी कमी होगी तो वो जो है उसकी कीमत बढ़ेगी। जैसे आप सोना है, सोना बहुत कम है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। वहीं लोहा बात करें तो लोहा बहुत ज्यादा है तो उसकी कीमत बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे खाद्यान्न की कमी से खाद्यान्न की आपूर्ति में कमी आती है। मांग वही शेष बाजार में अतिरिक्त मांग है। अधिक मांग डालता है कीमत पर उस पर जो है उसका दबाव। जिसकी अधिक मांग होगी ना वही बताएगा कि उसकी वैल्यू क्या है, उसका कीमत क्या है। ठीक है, इससे मांग में संकुचन और विस्तार होता है। आपूर्ति और खाद्यान्न की संतुलन कीमत जो है बढ़ जाती है। बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है कि महंगी चीज होगी कि सस्ती चीज होगी। जैसे देखिए यहाँ पे अनाज उगाया जाता है। ठीक है, अनाज को उगाया जाता है तो अनाज बहुत मात्रा में उगाया गया है, बहुत जो है पूरे देश को खिलाया जा सकता है, इतना अनाज है तो कीमत उसकी जो है कम रहेगी। ठीक है, लेकिन अनाज जो है बहुत छोटे क्षेत्र में बहुत कम लेवल पे उगाया गया तो देखेंगे आप उसे बेचेगा भी वो तो बहुत महंगी कीमत पे बेचेगा क्योंकि कम है अनाज, और इससे क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसकी डिपेंड करता है कि इसका जो है कीमत कितनी होगी किसी भी चीज की, उसके जो भी बनना होता है उसके ऊपर निर्भर होता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका 13वां, वो है उसके 2 क्वेश्चन दे रखे, एक अ और एक ब। तो पहला पूछा गया आपूर्ति में विस्तार और आपूर्ति में वृद्धि के बीच अंतर स्पष्ट करना है, और दूसरा पूछा गया पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्मों के स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता की विशेषता की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे इसके आंसर्स पे आते हैं। सबसे पहला जो था आपका
यहाँ पे अंतर पूछा गया था आपूर्ति में विस्तार और आपूर्ति में वृद्धि। तो यहाँ पे अ का अंतर अ का जो है आंसर दे रखा है, ठीक है। और इसमें अंतर हमें ज्ञात करना था। आपूर्ति में विस्तार सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि होती है, अन्य कारक स्थिर रहते हैं और आपूर्ति वक्र के साथ दाई और गति जो है चली जाती है, ठीक है। और दूसरा जो है आपका इसी में जो है आपूर्ति में वृद्धि है। तो आपूर्ति में वृद्धि में क्या होता है, यहाँ पे होता है वस्तु की कीमत के अलावा अन्य कारकों के कारण आपूर्ति में वृद्धि होती है, मूल्य जो है स्थिर रहता है और आपूर्ति वक्र में दाई और शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, दाई और शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है अ का आंसर आपने देखा। अब इसका ही ब जो है आपका पूछा गया था। देखो एक बार क्वेश्चन दोबारा। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्मों के स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता की विशेषता की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आंसर्स पे आते हैं। तो यहाँ आपका जो आंसर दे रखा है, फर्मों के मुक्त प्रवेश और निकास का तात्पर्य है कि बाजार में फर्मों के प्रवेश और निकास में कोई बाधा नहीं है। यदि उद्योग अलौकिक लाभ अर्जित कर रहा है तो नई जो फर्में बाजार में प्रवेश कर सकती है, और यदि उद्योग को नुकसान हो रहा है तो मौजूदा फर्में और अपनी मर्जी से बाजार छोड़ सकती है। इस विशेषता का निहितार्थ यह है कि फर्म हमेशा जो है लंबे समय में सामान्य लाभ जो है अर्जित करती है। तो यहाँ पे बताया गया आपके क्वेश्चंस के आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कुछ इस तरह से जो आपको करना है, और ये मैं बताऊं आपको तो ये पूरा इंग्लिश मीडियम में था, मैंने हिंदी में इसको कन्वर्ट किया है और काफी ज्यादा बच्चे कमेंट कर रहे थे इसीलिए मैंने बनाया, वरना मेरे को इकोनॉमिक्स नहीं आती है, ठीक है, और ना मैंने ये सब्जेक्ट कभी पढ़ा है, इसकी बुक भी नहीं देखी मैंने, ठीक है। लेकिन काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे तो मैंने आपको जो है एक सैंपल पेपर जो है वो प्रोवाइड करवा दिया है। कुछ इस तरह से पेपर आएगा। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि किस तरह से जो आपका पैटर्न आने सिलेबस आने वाला है और क्वेश्चंस आने वाले किस तरह के, मैंने ऐसे बता दिया आपको। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे आपको जो है राइट साइड में रेड कलर का सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा जहां सब्सक्राइब लिखा होगा, इस पे क्लिक करके बेल आइकन को जो है ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे आप हमारे आने वाली जो नई वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन देख पाओगे। तो यही था आज का वीडियो। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।